नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जी हाँ, अमेरिका का जो झुकाव है वो हमेशा यूक्रेन की तरफ रहा है। और इसके अलावा हम एक बात बखूबी जानते हैं कि जितने भी हमारे यूरोपीय संघ के देश हैं, जितने भी यूरोपीय देश हैं, विशेष रूप से जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया, ये तमाम देश यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से इनकी गिनती होती है, राइट। और वहीं पर अमेरिका भी अब तक यूक्रेन के सहयोग में था। लेकिन अब अचानक से दोस्तों जो हालत और हालात हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने और अब रूस अमेरिका के बीच में सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई है उसने काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तविक रूप से अब यूक्रेन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या फिर वास्तविक रूप से जी हाँ, जो अमेरिका यूक्रेन से अब खफा हुआ है उसके पीछे की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जी हाँ, जो बाइडेन के द्वारा किए गए जितने भी एक्शन थे उन सभी को पलटने की बिल्कुल ठान चुके हैं। जी हाँ, जिसकी शुरुआत उन्होंने करी थी 100 में से 78 फैसले अचानक से बदल दिए थे। जो बाइडेन जो अब तक यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, जी हाँ, इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में ट्रंप, वो यूक्रेन के आज अगेंस्ट आकर के खड़े हो चुके हैं। सो गाइस, मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या अब यूएस रूस के साथ में खड़ा हो गया है? जी हाँ, क्या यूरोप के तमाम देश इस बात को लेकर के क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिरकार आगे क्या होने वाला है? और क्या वास्तविक रूप से रूस और अमेरिका के बीच में जी हाँ, ये जो रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग हुआ है केवल वैश्विक स्तर पर, क्या ये एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं? इन तमाम बातों को इस छोटे से वीडियो में डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार क्या अब यूएस रूस ये दोनों आपस में एक साथ आ चुके हैं। सो गाइस, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है दोस्तों पीट हेगसेट। इन्होंने हाल ही में ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक अब नहीं भेजेगा। जो अब तक अमेरिका यूक्रेन को सैनिकों के माध्यम से, वेपन्स के माध्यम से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, अब वो जी हाँ, जो सपोर्ट सिस्टम है वो यूक्रेन से अमेरिका ने जी हाँ हटा लिया है। सो गाइस, रूस और अमेरिका के बीच में सऊदी अरब में पिछले 2 दिनों में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया। सोचिए, रूस और अमेरिका ने अपने एक सेपरेट मीटिंग कर रही है जिसमें यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया। अगर अमेरिका का ये मन होता कि दोनों देशों के बीच में शांति करवानी है तो दोनों को बुलाया जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं बुलाया गया यूक्रेन को। अब ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार भी लगाई है कि शांति प्रस्ताव पर वो आगे बढ़े, नहीं तो उनके पास कोई देश नहीं बचेगा उनके सपोर्ट में। मतलब कि अमेरिका ने यूक्रेन को, या फिर ट्रंप ने यूक्रेन को साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन सकता है। जी हाँ, आपको जो आपका युद्ध चल रहा है रूस के साथ में, उसमें आपको मुँह की खानी पड़ सकती है। अब एक्सपर्ट का ये कहना है कि अमेरिका की जो नीति है जी हाँ, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है जब से इनकी नई सरकार बनी है जी हाँ ट्रंप की। पहले तो जो बाइडेन यूक्रेन के सपोर्ट में थे और अचानक से जी हाँ नीति जो थी अमेरिका की वो अचानक से बदल गई है। अब दोस्तों यूक्रेन का सपोर्ट छोड़ करके ये रूस के सपोर्ट में लग चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पर अब यूरोप क्यों परेशान है ये भी आप समझिए थोड़ा सा। जो यूरोपीय देश हैं, विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, अब तक यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों की लिस्ट में शामिल थे। अब जो यूरोपीय संघ है, जो ईयू है, इसने यूक्रेन को लगातार बैक टू बैक मदद दी है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के रुख से यूरोप को डर है कि अगर अमेरिका की सहायता कम हो जाती है तो उसे अकेले ही यूक्रेन का समर्थन करना पड़ेगा, जो उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और अगर दोस्तों ये तमाम देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका की आंखों में ये तमाम देश क्या हो सकते हैं, अखर सकते हैं। मतलब कि दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, ये कहा जाता है ना। तो इस समय कहीं ना कहीं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लिए जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन को जो सपोर्ट दे रहे हैं, ये इस समय ये जो गले की जो फांस है वो बन चुका है। ना ही निगलते बनता है, ना ही निकलते बन रहा है। तो गैस, अब शांति वार्ता की संभावना कहीं ना कहीं दोस्तों बननी चाहिए। मेरा मानना ये है क्योंकि इस युद्ध को एक लंबा समय हो चुका है और युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। यूएस के पीछे हटने पर क्या यूरोप को अधिक जिम्मेदारी इस युद्ध की लेनी पड़ सकती है। एक्चुअली जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अभी इस समय इस कंडीशंस में नहीं है कि वो यूक्रेन की हेल्प करें। जी हाँ, अगर ठीक है ये कैपेबल भी है फाइनेंशियली रूप से, चलिए मान लेते हैं, अगर वो सपोर्ट करते तो अमेरिका से दुश्मनी लेना इन तमाम देशों की अभी बस की बात नहीं है।
सो गाइस, रूस की परमाणु धमकियां और यूक्रेन के बढ़ते हमले से जो क्षेत्रीय अस्थिरता है, ठीक है, वो अभी भी वर्तमान समय के अंदर बन रही है। और गलती से रूस की जो परमाणु धमकियां हैं अगर वो सच हो गई, सोचिए फिर यूक्रेन का क्या हाल होगा। मतलब कि ये युद्ध है तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वर्तमान समय में इन तमाम देशों को मिल करके, जी हाँ, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, यूक्रेन, इन तमाम देशों को मिल करके शांति वार्ता की तरफ, जी हाँ, बढ़ना चाहिए। अब क्या होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अभी हाल ही में पत्रकारों को या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमें, जी हाँ, सुरक्षा की गारंटी चाहिए। मतलब कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जो उनके दूत हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो एम्बेसडर हैं, उनको ये कहा है कि रूस के साथ में शांति समझौते करने से पहले, जी हाँ, उनके देश को, मतलब कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए अमेरिका से। जी हाँ, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव में रिटायर्ड अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल जो कीथ कैलोथ हैं उनसे अपनी एक मीटिंग भी की थी। जो मेन मीटिंग हुई थी यूएस और रूस के बीच में, उसमें नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने जो आपके अमेरिका के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका नाम है कीथ कैलोंग, उनसे मुलाकात की थी। और जेलेंस्की ने यह कहा था कि कैलोंग के साथ में उनकी बातचीत, जी हाँ, एक बहुत प्यारी उम्मीद उनको दिखा रही है कहीं ना कहीं। मतलब कि शांति को लेकर के, कहीं ना कहीं सुरक्षा की गारंटी को लेकर के, और कहीं ना कहीं इस युद्ध की समाप्ति को लेकर के जेलेंस्की ने यह बोला, राइट। और हमें अमेरिका के साथ में मजबूत समझौते की ज़रूरत है। बिना अमेरिका के सहयोग के, जी हाँ, यूक्रेन भी अकेला युद्ध नहीं कर सकता है। और अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हमेशा साथ साथ चलना चाहिए, इन्होंने ये भी कहा। और जनरल कैलॉग के साथ में हमने फ्रंट लाइन स्थिति और रूस में बंद हमारे सभी कैदियों को रिहा करने और सुरक्षा की गारंटी पर चर्चा की जाए। मतलब कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, सच कहूँ तो ये दोनों ही चीज़ें हर देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वही डिमांड इन्होंने भी रखी है। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये जो डिमांड रखी गई है, हल्के से रिक्वेस्ट की गई है सुरक्षा की गारंटी को लेकर के, ये आई होप सो गलत नहीं है। क्योंकि हर देश, जो कमज़ोर देश है, वो अपने देश से, खासतौर पर अमेरिकी देश से कम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं। सो गाइस, अब जानते हैं कि आखिरकार ये जो अमेरिका और जो रूस करीब आ रहे हैं, दिया, ये वास्तविक रूप से इनका करीब आना, दिया, इनकी दोस्ती में जो लोग, जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से गहराई होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इनको, दिया, इनकी दोस्ती पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हाल ही में, जी हाँ, यूएसए मतलब कि अमेरिका और यहाँ पर रूस के बीच में फाइटर जेट को लेकर के एक, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर चलता हुआ हमने देखा था। दोस्तों, अमेरिका और रूस के रिश्तों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में समझना पड़ेगा भारत की स्थिति को भी, भारत की जो डिफेंस की स्थिति है, खास तौर पे एयरफोर्स की स्थिति को। आपको दोस्तों याद होगा कि भारत ने आखिरी बार वर्ष 2016 में फ्रांस से 36 राफेल हमने बाय किए थे, मतलब खरीदे थे। और अब वर्तमान समय में हमारी ऐसी स्थिति है कि जो हमने राफेल उस समय बाय किए थे, अब उनको हमको अपडेट करना है, उनकी जगह पर, जी हाँ, उनको हमको नया फाइटर जेट बाय करना है। और इसके लिए दोस्तों हमारी प्राथमिकता होगी कि चौथी पीढ़ी के विमान हम लोग बाय कर सकते हैं, वो भी रूस से। लेकिन जो पांचवी पीढ़ी का दोस्तों जो विमान है F-35, ये बहुत महंगा है। और F-35 दोस्तों जो बनाता है वो बनाता है अमेरिका। और रूस का जो फाइटर जेट है जो Su-57 है, जी हाँ, हम इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि F-35 काफ़ी महंगा है। तो फाइनली अभी चंद समय पहले हमारी मीटिंग हुई थी रूस अमेरिका के साथ में, हमने दोनों का एक कोटेशन मंगवाया था, ठीक है। जेट कितने का पड़ेगा, क्या हमको डिस्काउंट मिलेगा, अब हम कहाँ पर डील लॉक करेंगे, इसको लेकर के वर्तमान समय में भारत काफ़ी, सच कहूँ तो, कन्फ्यूज़ है। सो गाइस, अमेरिका का ये दावा है कि जो उसका जेट है, जो F-35 जेट है, ये रडार को अच्छे से, बड़ी आसानी से मात दे सकता है। जो दुश्मन का रडार होगा उसको अचानक से, ठीक है, स्पीड से चकना दे सकता है, मतलब इसको ट्रैक करना नामुमकिन है। जबकि रूस का ये कहना है कि जो उसका फाइटर जेट था Su-37, जब उसने यूक्रेन युद्ध में, जी हाँ, यूक्रेन को ये फाइटर जेट सौंपा था, तो इसकी आखिरकार क्या क्षमता है, इसकी क्षमता अब जग जाहिर हो चुकी है। सो गाइस, अगर आप भी कोई भी वस्तु बाय करते हैं, एक तो आपने डॉक्यूमेंट में पढ़ लिया कि इस कार की स्पीड ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर आपने अपनी आंखों से उस कार को किसी व्यक्ति के द्वारा यूज़ करता हुआ देखा होगा, तो आप डॉक्यूमेंट में यकीन करोगे या फिर अपनी आंखों देखी,
जो आपके सामने घटना घटित हुई है, जी हाँ, उस पर यकीन करोगे। तो कॉमन सी बात है, हमने Su-57 जो है रूस का फाइटर जेट, इसको अपनी आंखों से देखा है, इसने किस तरह से तबाही मचाई थी। लेकिन अब मन में दोस्तों हमारे सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर हम लोग F-35 बाय नहीं करते हैं तो अमेरिका की हम लोग कहीं ना कहीं आंखों में आ सकते हैं, मतलब अखर सकते हैं उसकी आंखों में। और गलती से अमेरिका ने F-35 दोस्तों जो फाइटर जेट है वो अगर हमारे पड़ोसी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान को भेज दिया तो वो हमसे मजबूत हो सकता है। और काफ़ी दोस्तों फाइटर जेट में जो पाकिस्तान है इंडिया से काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। अभी दोस्तों हाल ही में एक मूवी आई थी स्काई फोर्स के नाम से, अक्षय कुमार की, आपने शायद देखी होगी। उसमें इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वो फाइटर फील्ड के अंदर हमसे काफ़ी अधिक एक्सपर्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों फाइटर जेट काफ़ी महंगे महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर अगर हम दोनों से बाय कर लेते हैं तो हमारा बजट कहीं ना कहीं ओवर बजट में कन्वर्ट हो सकता है। हम इतने अभी कैपेबल नहीं हैं। सो गाइस, भारत ने हाँ ये जरूर कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च करेगा। लेकिन 200 बिलियन के बिलियन डॉलर केवल आप लोग Su-57 और F-35 में लगा दें तो बाकी डिफेंस का क्या होगा, थल सेना का क्या होगा, नौसेना का क्या होगा, क्योंकि वॉर तो कहीं से भी हो सकता है ना स्टार्ट। तो हमको तीनों जोन को सिक्योर रखते हुए हमको अपना कदम उठाना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 2019 से लेकर के 2023 के बीच में, जी हाँ 2023 के एंड में जब सिप्रे की रिपोर्ट आई थी तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक हथियारों का इंपोर्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेपन्स के बारे में। सो गाइस, हथियारों के इंपोर्ट के ग्लोबल शेयर में जो भारत का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। ये दोस्तों जो परसेंट है वो है आपका 9.8% पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये हमारी प्रतिशत मात्रा है। इसका 1/3 से अधिक जो हमने वेपन्स, हथियार, आर्म्ड जो हमने इंपोर्ट किए हैं, जी हाँ, वो किए हैं रूस के साथ में। मतलब कि अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हम लोग मैक्सिमम रूस से वस्तुएं बाय करते हैं, चाहे वो फाइटर जेट के रूप में हो या फिर किसी अन्य वेपन्स के रूप में क्यों ना हो। और दूसरे नंबर पर 33%, जी हाँ, जो हमारा परचेजिंग होती है वो होती है फ्रांस के साथ। जबकि अमेरिका का दोस्तों जो हिस्सा है वो केवल 13% है। अब यहाँ पे अगर आप भारत के, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर होते, अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते तो अब आप किस देश से बाय करते? जी हाँ, Su-57 को बाय करते रूस से, या फिर F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है उसको बाय करते हैं। क्योंकि दोनों को एक साथ बाय करने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। जी हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको याद होगा जीडीपी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार डाउन रहने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल दोस्तों और है कि आने वाले समय में, जी हाँ, रूस यूक्रेन का जो ये युद्ध है, जी हाँ, ये कुछ और ही करवट लेगा या फिर तीसरे विश्व युद्ध को क्या ये युद्ध जन्म देगा, जिसमें एक तरफ होंगे रूस और अमेरिका और दूसरी तरफ अन्य देश खड़े होंगे, या फिर वास्तविक रूप से ये युद्ध शांति वार्ता में आकर के समाप्त होगा? आपको क्या लगता है? जी हाँ, अच्छे से विचार करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।